बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास? अब दर्शकों, आज आपको खबर बताने वाला हूं दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है। महायुद्ध के बीच खबर यह है दर्शकों की ट्रंप को मजा आ रहा है। देश भर में दिक्कत हो रही है, ईरान में मिसाइलें मारी जा रही हैं, इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, लेकिन खबर यह दर्शकों, इन सब के बीच जो लोग मर रहे हैं उससे भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें युद्ध में मजा आ रहा है। दर्शकों दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ईरान में जबरदस्त तबाही है, लेकिन इसी तस्वीर को देखकर डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है दर्शकों। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। आप इस तस्वीर को देखिए, वापस आइए। एक तरफ ईरान के जहाज को डुबा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है दर्शकों। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, "That's not." They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, "That's not." They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, "That's not." They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, "That's not." They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. सुना दर्शकों, वो कह रहे हैं शिप को डुबाने में मजा आ रहा है। और ये मजा दर्शकों इसलिए आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि तीन युद्धपोत मैदान में है, और यही है जो ईरान पर हमला कर रहे हैं। चाहे यूएसएस अब्राहम हो, दिखाइए फुल फ्रेम, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हो, या फिर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और ये डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि उनके हिसाब से युद्ध आगे बढ़ रहा है। और इसलिए दर्शकों सिर्फ वॉरशिप्स नहीं, यहां आप देखिए टॉम हॉक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, और ईरान में कई जगह पर तबाही मचाई जा रही है। दावा यह किया गया कि स्कूल पर, जो मिनाब स्कूल पर तबाही मचाई थी, वो अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल से मचाई थी। दिखाइए जरा दोनों तस्वीर। Because I just don't know enough about it. I think it's something. क्या तो वो क्या कह रहे हैं? Just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but Tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have Tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है। उनको लग रहा है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों। ये आप देखिए तस्वीर, ईरान के छोटे छोटे ड्रोन भी तबाही मचा रहे हैं, और ये तबाही ऐसी है इजराइल में धमाका हो रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर।
लेकिन दर्शकों, ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप को मजे की लग रही है। आप सोचिए क्यों लग रही है मजे की, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हथियार दुनिया में भेजते हैं और हथियार उनके पास भी बड़ी संख्या में। बहुत दूर और सटीक हमला करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल उनके पास है। अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों से यह दागी जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है। मजे मजे में तबाही हो रही है। ईरान में 165 बच्चियों की जान चली गई। ये वही मिसाइल है दर्शकों। इसके बाद है B-2 स्टेल्थ बॉमर, छिपकर उड़ने वाले बड़े बॉमर हैं दर्शकों। और ईरान पर 2000 पाउंड के बम गिराए गए। मिसाइल फैसिलिटी और बंकर इसी से ध्वस्त किया गया था। और ये है F-35 और F-22। ये अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है दर्शकों। छिपकर उड़ने वाले युद्धक विमान हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इन सब से ही मजा आता है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसी से हमला किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है। और सुसाइड कामिकाजे ड्रोन भी है। लुक्स वन वे ड्रोन है दर्शकों। दिखने में बिल्कुल ईरानी ड्रोन जैसा ही है, लेकिन अमेरिका पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा है युद्ध में और अमेरिका को मजा आ रहा है। आपको बताएं, एक्सप्लोजिव भरकर यह टारगेट पर खुद को क्रैश करता है, तबाही होती है, डोनाल्ड ट्रंप को मजा आता है। और ईरान पर 2025 में भी दर्शकों GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था। तब भी ट्रंप कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे और इस बार भी मिलिट्री साइट पर इसी से धमाका किया गया है और ट्रंप को मजा आ रहा है। भूमिगत न्यूक्लियर साइट्स पर इसी से धमाका किया है बंकर बस्टर बम। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, इतनी तबाही हो रही है, इतने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है। रिपोर्ट दिखाता हूं। ईरान को नक्शे से मिटाने की कसम खाने वाले ट्रंप एंड गेम खेल रहे हैं। ईरान में जितनी तबाही मच रही है, ट्रंप उतनी जोर से अपनी पीठ थपथपाते हैं और दुनिया को बता रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" He said, "It's more fun to sink them." I said, They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. लेकिन ट्रंप शायद भूल गए ये विनाशक युद्ध बेशक उनके लिए मनोरंजन जैसा हो, लेकिन इसकी धड़क से 165 मासूम जलकर राख हो गए। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है उस मिसाइल से जिसे समंदर से ईरान पर फेंका गया। युद्ध की शुरुआत भले ही ईरान को सबक सिखाने के लिए हुई हो, लेकिन अब पूरी दुनिया को सबक मिलने वाला है। उस तेल के खेल में जिस पर कब्जा करने के लिए ट्रंप इजराइल के साथ आए और दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए चारों तरफ से ईरान पर हमला करने लगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज डुबोने लगे। सुना दर्शकों, आप डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को जैसे लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी ईरान को और नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आज जिसकी बात वो कह रहे थे दर्शकों, ऐसी है वो शिप। पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महायुद्ध को अब इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा है दर्शकों, लेकिन शायद उन्होंने तबाही और मौत के आंकड़े देखे नहीं हैं। अब तक इस युद्ध में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ ईरान में दर्शकों 1300 लोगों की जान चली गई है, दावा किया गया है। और लगभग 12,000 से 15,000 लोग अमेरिकी मिसाइल से घायल हो गए। इजराइल में भी दर्शकों करीब 15 मौत और करीब 2000 लोग घायल बताए गए। आपको बता दें, युद्ध की सबसे बड़ी वजह तेल के खेल में ट्रंप को मजा आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के बीच एक ऐसा बयान देते हैं जिसे अमानवीय बताया जा रहा है। ट्रंप के बयान की निंदा हो रही है दर्शकों। पहले ट्रंप ने कहा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई मायनों में जीत हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ बता रहे हैं यूएस आर्मी को ईरानी जहाज को डुबोने में मजा आ रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट की जा चुकी है। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसके जहाज समुद्र की तलहटी में पड़े हुए हैं। साथ ही कहा कि ईरान के 46 जहाज डुबो दिए हमने, बहुत मजा आया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दर्शकों। ट्रंप यही नहीं रुके, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी अंतिम चेतावनी दे दी। कहा ईरान के खिलाफ अंतिम जीत के लिए मजबूती से लड़ेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों इस युद्ध में हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन वो मजे ले रहे हैं। सुनिए जरा। And it's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's not... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप की यही फितरत रही है, कई युद्ध में वो इसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ट्रंप की भाषा पे से क्या उम्मीद करते हो आप? ट्रंप कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को इज्जत नहीं दे रहा, कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को इज्जत नहीं दे रहा, करंट ट्रंप जो है वो वॉर मॉन्गरिंग में कुछ भी बोल देता है। तो क्या उम्मीद कर रहे थे? ट्रंप ने जो आदमी अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे अपने खुद के पुराने प्रेसिडेंट्स को बोल दे कि आप यूजलेस थे और आज से ट्रंप का गोल्डन एरा स्टार्ट हो रहा है अमेरिका का, वो इंसान से आप क्या उम्मीद करते हैं? तब यही तो दुख की बात है कि इस किस्म के लोग एक अमेरिका के लीडर नहीं दुनिया में, तो ये पॉलिटिशियन है, एक बिल्कुल उसको भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका उससे कोई उम्मीद मत कीजिए इंसानियत की या किसी किस्म की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की या किसी किस्म की स्टेट्समैन लैंग्वेज की आप ट्रंप से उम्मीद करना भी मेरे ख्याल में उसकी तौहीन है स्टेटमेंटशिप की। सुना दर्शकों, आप डोनाल्ड ट्रंप तो मजे ले रहे हैं, लेकिन आपको बताता हूं कैसी तबाही इस समय ईरान में लगातार देखने को मिल रही है। देखिए जरा आप, ये दक्षिणी ईरान का कंगन तट है जहां पर एक और जहाज को निशाना बनाया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे हमला किया गया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अमेरिकी मिसाइल से फिर अटैक किया गया है, यानी ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों यहां पर एक तस्वीर देखनी होगी, तेल के डिपोज पर हमला किया जा रहा है, यानी अब जंग में सारा खेल तेल का रह गया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर में। लेकिन दर्शकों इस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह, डोनाल्ड ट्रंप भले ही मजे की बात करें लेकिन अभी तक जीत नहीं मिली, क्योंकि ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा बंकर में बैठे बैठे अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम कैसे हमला किया गया। There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jesus! What just happened? The whole ammo yard just went up. This is bad. Really bad. लेकिन दर्शकों आपने सोचा है कि आखिर मुस्तफा खामनेई सरेंडर नहीं करेंगे तो ईरान में क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध में बहुत आगे निकल चुके हैं। अमेरिका के लिए अब बैकफुट पर आना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। दर्शकों मुस्तफा की यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। दर्शकों आपको समझा रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि अब ईरानी सेना ने भी ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है और साफ कर दिया है कि जंग का आगाज जरूर तुमने किया था, लेकिन अब इसका अंत हम करेंगे, चाहे 10 साल के लिए ही जंग क्यों ना लड़नी पड़े। दरअसल IRGC के सलाहकार ने 10 साल तक युद्ध लड़ने का दावा कर दिया है। दर्शकों इब्राहिम जवारी इनका नाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सेना अमेरिका से युद्ध में पीछे नहीं हटेगी। ईरान US इजराइल के साथ 10 साल तक युद्ध लड़ने में सक्षम है। यह बयान ईरान के नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के बाद फौरन बाद आया है, यानी मुस्तफा खामनेई भी अमेरिका से लंबा युद्ध लड़ना चाहते हैं। ऐसे में ईरान की इस चेतावनी से पूरी दुनिया में टेंशन आ गई। दर्शकों टेंशन इसलिए कि अभी तो 11 दिन जंग के हुए हैं और तेल संकट मंडराने लगा है। अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध में मजा आ रहा है। दर्शक यही तो सबसे बड़ी बात है। आपको सुनाता हूं ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। داشته باشند ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال.
همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده میکنیم. लेकिन मैंने अभी एक बड़ी बात कही, अगर ये युद्ध चलता रहा तो दुनिया इसकी जद में आ जाएगी और दर्शकों उसके आसार दिखने लगे। दुनिया में क्या लॉकडाउन लगने वाला है, इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। पहली खबर दिखाइए जरा, पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से दुनिया में कोहराम मचाना चाह रहे हैं, दिखाता हूं आपको। We continue Operation Epic Fury. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. Oil passed $119 per barrel. It's currently $103 per barrel. So prices are rising and the trend is upwards. देखा दर्शकों आपने, डोनाल्ड ट्रंप तेल के खेल में दुनिया को उलझाना चाहते हैं और वो हो रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, तेहरान में तेल डिपो पर हमला किया गया है। यानी ईरान जो तेल को बाहर दुनिया में भेजता है वहां पर अब काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी समंदर में ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। युद्ध के इफेक्ट आपको बता रहा हूं दर्शकों, बांग्लादेश में पेट्रोल की कमी है और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है दर्शकों, ऐसे कई देश हैं जहां पर दिक्कत होने लगी। आइए आपको बताता हूं, बांग्लादेश तो बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी जबरदस्त हालात हैं और यहां लॉकडाउन लग गया। इसके बारे में आपको आगे पूरी रिपोर्ट दूंगा, पहले तस्वीर देखिए। इतनी लंबी और इतनी बड़ी लाइनें हैं कि घंटों बाद जो है ना वो आपको पेट्रोल दिया जा रहा है। आपकी बारी आ रही है, देखें सियालकोट में इतनी बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं। जिस ईरानी तेल से दुनिया रफ्तार भरती थी, कई देश की स्कूल बसें और करोड़ों की कारें चलती थी, उस ईरानी तेल डिपो को ही अमेरिका और इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। पूरा इकोसिस्टम मिल गया जिसकी आग पूरी दुनिया में फैल चुकी है। I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market. स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई रुकते ही कई देश में हाहाकार मच गया, लोग सड़कों पर आ गए, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गईं और हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, अब तेल की कमी का असर यूरोप तक दिखने लगा है। 9 देशों में अलर्ट जारी हो चुका है। लेकिन ट्रंप अब भी मान नहीं रहे, उनकी नजर ईरान के आइलैंड पर है, जहां ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है, जिस पर कब्जा करने के लिए ट्रंप किसी भी वक्त हमला करने वाले हैं। Our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक जो तस्वीर आपने देखी है वो चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन के हालात हो गए। निशाने पर ईरान था, लेकिन पूरी दुनिया इसकी जद में आ गई है। ईरान के खिलाफ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है दर्शकों, और अमेरिका, इजराइल ने पहली बार तेल डिपो को निशाना बनाया है, जिसके बाद दुनिया के कई देश फ्यूल संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे गंभीर हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में है दर्शकों, और पूरा यूरोप इसलिए ज्यादा दिक्कत में है क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज में भी फ्यूल संकट अब गहराने लगा है।
फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड भी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने के चलते कच्चे तेल की सप्लाई पर पूरा असर पड़ा है और कीमतें सबसे ज्यादा 25% तक उछाल के साथ हाई पहुंच गई हैं। हालात को संभालने के लिए कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल बंद करने से लेकर सरकारी दफ्तरों में कटौती की जा रही है। तमाम देशों में तेल की आपूर्ति नहीं होने से हालात चिंताजनक है। दर्शकों, पाकिस्तान में क्या हुआ है? स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में स्कूटी, बाइक के लिए एक दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। श्रीलंका में तेल की कमी में 8% की बढ़ोतरी और स्टॉक खत्म होने की कगार पर आ गया है देश। जर्मनी में तेल कीमतों में उछाल है, अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फ्रांस और पोलैंड में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई हैं, लोग घबरा रहे हैं। वियतनाम में तेल आपूर्ति की चिंता के बीच ईंधन बचाने की अपील की जा रही है। इंडोनेशिया में बायोडीजल योजना को फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। और दर्शकों, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे थे वो बहुत ज्यादा हालात खराब करने वाले हैं, लेकिन अभी किस तरह से भारत पर भी इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है दर्शकों, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। आइए, युद्ध का असर भारत के बंदरगाहों तक दिखने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जहाजों के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है दर्शकों। खासतौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर पड़ा है। हिंदुस्तान से 2000 कारें खाड़ी के कई देशों को निर्यात की गई थी, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले जंग शुरू हो गई। फिलहाल जंग थमने के दूर दूर तक आसार नहीं। दरअसल शिपिंग कंपनियां कार्गो मूवमेंट से बच रही हैं। ऐसे में कारों के इस कार्गो को वापस लौटाना पड़ सकता है। यानी एक तरफ तेल का संकट है, दूसरी तरफ समंदर के अंदर जहाजों का ट्रैफिक जाम हो गया है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो पिछले 10 दिन से लड़ाई चल रही है, उसके जो विनाशकारी परिणाम हैं वो सिर्फ ईरान या मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। ग्लोबल ऑयल प्राइस क्रूड के वो $115 पर बैरल पहुंच गए थे, अभी थोड़ा नीचे आए हैं, बट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं, उसमें 45 नेशन है जिनके अंदर सीवियर क्राइसिस चल रहे हैं और 15 ऐसे देश हैं जिनके ऊपर हाई सीवियरिटी है, कि पूरी इकॉनमी जो है इसकी जद में आ चुकी है, और 60 देश हैं जहाँ पर ये मॉडरेट है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ये युद्ध जारी रहा तो सिचुएशन और भी बदतर हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ ने, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, उन्होंने अपने इमरजेंसी मेजर्स शुरू कर दिए हैं ताकि जो इसका जो यूटिलाइजेशन है गैस और फ्यूल का, उसको कम किया जाए। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ तेल की वजह से हो रहा है। और दर्शकों, आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन ने दावा कर दिया है, और यही तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे, इसको दिखाइए जरा। यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और खार्ग आइलैंड, यार क्या देख रहे हैं दर्शकों, ये दुनिया के लिए अब चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब यहां पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ये खार्ग आइलैंड क्या है दर्शकों, पहले आप देखिए। ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इन सब से घिरा हुआ है। बीच में खार्ग आइलैंड मैं आपको दिखा रहा हूं, और ट्रंप को चाहिए खार्ग आइलैंड। अमेरिका ईरान जंग के बीच एक आइलैंड की चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो रही है दर्शकों। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, ईरान के तट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, और ट्रंप सरकार आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। खार्ग आइलैंड ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा सेंटर है। आपको बता रहा हूं दर्शकों में,
ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल के निर्यात इसी आइलैंड से किए जाते हैं जो आपको दिख रहा है। और ये जान लीजिए आप, यहां बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं। जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी यहां पर मौजूद है और यहां पर हर दिन 70 लाख बैरल तेल जहाजों में भरा जा सकता है। और अमेरिकी एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप ईरान को तबाह नहीं करना चाहते। अमेरिकी इजराइल जंग के बीच ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक भी हुआ है, लेकिन अब तक खार्ग आइलैंड पर हमला नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब क्या है दर्शकों? जंग जारी होने के बावजूद ईरान यहां से लगातार तेल निर्यात कर रहा है और 28 फरवरी से अब तक 1.2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल बाहर भेजा गया है। जानकारी यह भी है, खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस इलाके में हमला होता है तो जहाजों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ेगा, तो दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी दर्शकों। तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे और वो दिखने लगे हैं। ट्रंप प्रशासन खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है ताकि ईरान के तेल संसाधन पर नियंत्रण कर सके और यही हालात इस समय दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, पर्शियन गल्फ के अंदर वहां पे 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है खर्ग आइलैंड, जहां पे सारे पंपिंग स्टेशंस और ट्रांसफर फैसिलिटी है इनटू द ऑयल टैंकर्स, जहां से क्रूड ऑयल पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट होता है। 80% ऑयल जो हमारे ईरान एक्सपोर्ट करता है वो इसी जगह से होता है। अगर इनके ऊपर कब्जा हो जाता है, इनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। और यहाँ इनके ऊपर कैप्चर हो जाता है तो ये ईरान के लिए एक डेथ ब्लो होगा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बहुत ही बुरे तरीके से। तो अभी देखना यह है कि ये भी अगेन चेस गेम है कि क्या वो खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए अलाउ करते हैं, क्या उनके पास जो कुव्वत है, उनके IRGC के जो पावर्स हैं या उनकी जो मिलिट्री माइट है, वो खर्ग आइलैंड का कैप्चर प्रिवेंट कर सकती है। और अगर नहीं कर सकती है तो क्या वो इस पाइपलाइन जो ग्वादर पोर्ट के ऊपर आके निकलती है उसके ऊपर अपनी संप्रभुता बना सकते हैं और वहां से अपना एक्सपोर्ट जारी रख सकते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, मैं इस दुनिया में लॉकडाउन लग रहा है, ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं और पुतिन ने भी अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने आज बाकायदा बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी दिक्कत है, यानी दुनिया भर में तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन दर्शकों इधर ईरान के साथ पुतिन आ गए, तो क्या वो युद्ध को रोकेंगे? क्योंकि अंदर खाने खबर है कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन दर्शकों आज डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई और क्या ये इसी बात के संकेत हैं कि अब युद्ध थम सकता है? क्योंकि दुनिया भर में तो हाहाकार मच गया है दर्शकों। मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट में जो तेल का संकट है वो पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐलान कर दिया जिससे यूरोप में भी हाहाकार मच गया। मिडिल ईस्ट में फैली युद्ध की आग यूरोप तक पहुंच गई है दर्शकों। यूरोप में ऊर्जा बाजार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसे में पुतिन के एंट्री से ट्रंप के साथ यूरोपीय देश भी हैरान हो गए दर्शकों। इससे समझिए जरा। पुतिन ने कहा युद्ध की वजह से बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में हॉर्मुज से तेल की आवाजाही ठप हो सकती है। पुतिन कहते हैं ऐसे में रूस लंबे समय तक ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है। जिसके बाद दावा किया है कि ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की है और इस दौरान दोनों वैश्विक लीडर के बीच युद्ध पर चर्चा हुई है दर्शकों। हालांकि युद्ध रोकने पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद पुतिन ने अधिकारियों से ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ी बैठक की और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति देने या नहीं देने पर चर्चा की है दर्शकों। लेकिन खबर यह है कि यूरोप तक जो एनर्जी पहुंच रही थी, जो पुतिन रूस से दे रहे थे, अब वो भी ठप हो जाएगी। यानी एक तरफ दुनिया में दिक्कत है और दूसरी तरफ यूरोप में भी दिक्कत है। सुनिए व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। That EU countries from 25th of April plan to impose additional restrictions on Russian LNG and energy.
all the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. दर्शकों, लेकिन दुनिया भर में लोग परेशान हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो बिल्कुल भिखारी है। दर्शकों, जब भी दुनिया में कुछ होता है सबसे पहले असर पड़ता है, उसका नाम है पाकिस्तान। और यहां तो लोग सड़कों पर आ गए। दर्शकों, यहां तो लॉकडाउन लग गया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये पाकिस्तान में लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए आप जरा, कितने हालात खराब है। इनके पास पेट्रोल ही नहीं बचा है। दर्शकों, आज लेकिन शहबाज शरीफ वहां नेशनल टेलीविजन पर आए और कहा कि अब सब कुछ बंद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। सुनिए जरा क्या कहा शहबाज शरीफ ने। बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। लेकिन दर्शकों, आज पाकिस्तान की पोल खोल दी है मंत्री ने। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान की सांस तक रोक सकता है, और अमेरिका अगर सांस बंद करना चाहे तो इतनी ताकत वो रखता है। खुद कह रहे हैं वहां के मंत्री, सुनवाइए जरा इन्हें। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते। इजराइल ईरान जंग के बीच तेल को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी। तेल संकट से बचने के लिए पीएम शहबाज ने कई पाबंदियां लगा दी। स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। 60 सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। सवाल यही है कि जंग ईरान में हो रही है, लॉकडाउन पाकिस्तान में क्यों लग गया? कंगालिस्तान के पास 2 से 3 दिन का ऑयल रिजर्व है। जहां लोगों को खाने की रोटी मुश्किल से मिल पाती है, तो वहां सरकार तेल की व्यवस्था कैसे करेगी? पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का नाम लेकर शहबाज सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ और 1000 रुपए लीटर तक पेट्रोल जा सकता है। पाकिस्तान में दर्शकों तेल संकट से हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में 20% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बताएं, डीजल पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर है। दावा यह कि पाकिस्तान के पास केवल 3 दिन का तेल रिजर्व है और पाकिस्तान की मीडिया में वहां के विशेषज्ञ कह रहे हैं दर्शकों, ये जंग जारी रही तो कुछ दिन में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाएगा। और पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं दर्शकों, देख रहे हैं आप, फैसला लिया है पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थितियां आ गई हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने देश के कई नए प्रतिबंध का ऐलान किया है। आपको बताएं, मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्री, सलाहकार 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। सांसदों के वेतन में 25% तक की कटौती कर दी गई है। सरकार ईंधन भत्ते में 50% की कटौती कर रही है। 60% सरकारी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। नई गाड़ियां, फर्नीचर और एसी खरीदने पर रोक लग गई। तेल बचाने के लिए पाकिस्तान में कामकाज वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। सरकारी और निजी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। स्कूल को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। बताइए जरा, उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी
और तेल बचाने के लिए ज्यादातर मीटिंग ऑनलाइन होगी। दर्शकों, सरकार के सभी इवेंट्स को रद्द कर दिया है। पाक सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन जैसे नियम लागू कर दिए हैं और ईरान की जंग ने पाकिस्तान में जनजीवन को रोक दिया है। यह है पाकिस्तान की हालत दर्शकों। लेकिन सुनिए जरा पाकिस्तानी विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, आप खुद सुनिए जरा। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीजल के। 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी, ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वज़ीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से जो थोड़ा बहुत ऑयल या गैस निकलती है वो ज़ाहिर है वो कंपनी बहादुर और हुकूमत इस्तेमाल करेगी। आप लोगों को एंड में कुछ नहीं मिलेगा। गुलामों के लिए सांस लेने की इजाज़त है, यही बहुत है। फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। ये शहबाज शरीफ और पाकिस्तान ये भिखारी हैं दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के लोग कह रहे हैं दर्शकों। क्यों है दर्शकों, आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अब फिर से आर्थिक मदद मांगी। सऊदी से $5 अरब का अनुरोध किया है क्योंकि हालात खराब है। कर्ज पर तेल देने की सीमा बढ़ाने की मांग भी कर दी। अभी सऊदी में दर्शकों $1.2 अरब का तेल कर्ज पर देता है। अब पाकिस्तान इसे $5 अरब करवाना चाहता है और तेल भुगतान की सीमा 1 साल से 3 साल तक करने की मांग है। महंगे विदेशी कर्ज से बचने के लिए पाकिस्तान ने गुहार लगाई है दर्शकों। इस प्रस्ताव पर सऊदी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खबर है कि सऊदी ने पाक को देने वाले कर्ज पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान कर्ज वापसी की कोई समय सीमा नहीं तय कर रहा है, इसलिए सऊदी ने कुछ दिनों पहले कहा था हमारा पैसा जनता के टैक्स से आता है, हम इस पैसे को किसी देश को मुफ्तखोरी के लिए नहीं दे सकते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान को बिना शर्त खैरात नहीं देगा। दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। पाकिस्तान को अपने लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। पाक सरकार को आर्थिक सुधार करने होंगे। पाकिस्तान सऊदी के साथ IMF से भी बातचीत कर रहा है और पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब की मदद मांगी। समय पर मदद नहीं मिली तो पाक दिवालिया हो सकता है। लेकिन दर्शकों, एक बात और कहता हूं, इन्हें कितने ही पैसे मिल जाएं, ये सिर्फ आतंकियों को पैसे देते हैं, ये जनता को नहीं देते, वहां की आवाम को नहीं देते हैं। सुनिए जरा। अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हॉर्मज़ बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए। अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे, जाओ तुम चले जाओ। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, सुन लिया आपने पाकिस्तान में लोग कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिका के सामने झुकती रही लेकिन आखिरकार कुछ नहीं मिला। डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से ख़राब है, और वो कहीं कहीं से एड के जरिए चल रहा है, कभी चाइना से, कभी इधर से। और ये लड़ाई जो है ये हकीकत सामने ले आई, क्योंकि उसके पास ना रिजर्व्स हैं, ना कुछ डेप्थ में है, और उसकी जो सऊदी अरेबिया से जो ट्रीटी हुई थी, कहीं ना कहीं उसको एड मिलनी थी। सऊदी अरेबिया खुद अब अपने इस
15 दिन के लॉस में सऊदी अरेबिया के अपने लॉसेज होंगे, तो ये तो बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होने वाली है। और इसमें पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान की सेना उल्टे काम करती है। जब उसकी हालात, इकोनॉमिक हालात बिगड़ती है तो देश का ध्यान बांटने के लिए, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए इस किस्म की कार्रवाई करती है, टेररिज्म करती है, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्राइक करती है। पाकिस्तान जरूर गरीब है और गरीबी की तरफ और तेजी से बढ़ रहा है। उसका अगर पाकिस्तान टूटेगा तो एक दिन अपनी गरीबी से टूटेगा और अपने करतूतों से टूटेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पाकिस्तान की हालत है। और एक और है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जहां पर नई नई सरकार बदली है लेकिन वहां पर भी तेल संकट है दर्शक, और वहां पर स्थितियां काफी खराब हैं, शुरू हो गई हैं वहां पर भी। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आप, कितने लोग यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन दर्शकों, इस बीच खबर आपको बता रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और भारत ने 5000 टन डीजल दिया है बांग्लादेश को दर्शक, और नए नए प्रधानमंत्री वहां पर बने तारिक, और इसी के लिए अभी हाल फिलहाल भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारत जानता है कि उसे किस तरह से किसकी मदद करनी है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा था वो तो आपने देख लिया, अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है जान लीजिए। ईरान जंग के बीच बांग्लादेश में तेल संकट गहरा गया है और बांग्लादेश 95% तक तेल का आयात करता है। बांग्लादेश में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, जो आप देख रहे हैं। तारिक रहमान की सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। आपको बताएं, बांग्लादेश सरकार ने बिजली ईंधन बचाने के लिए देश के सभी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तुरंत बंद कर दिया है। बांग्लादेश में बाइक सवार को एक बार में मात्र 2 लीटर तेल दिया जा रहा है। जंग के बीच बांग्लादेश में गैस सप्लाई का भी संकट बढ़ गया है। गैस की कमी के चलते बांग्लादेश ने 5 में से 4 खाद्य कारखाने बंद कर दिए हैं और बिजली घरों में गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कदम उठाया गया है और भारत सरकार से भी मदद की मांग की है। आपको बताएं, भारत ने बांग्लादेश के लिए मदद में हाथ आगे बढ़ाया और बांग्लादेश ने 50,000 टन डीजल सप्लाई का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेज दिया है बांग्लादेश की मदद के लिए। और इसे लेकर दर्शकों, दुनिया भर में चर्चा की जा रही है कि भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। भारत जो डीजल सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, बहुत से लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि 5,000 टन हमने डीजल, 5,000 बैरल है जितना भी हमने उनको दिया है। मैं इतना बता देता हूं कि ये एग्रीमेंट हमने कुछ देर पहले किया था, पिछले साल किया था कि 2026 में हम 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे और उसके अंतर्गत 5,000 अभी गया है, बाद में चलता जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक संदेश है। आपको पता है कि वहां पर एक आतंकी संगठन है जमात-ए-इस्लामी, अब वो बिल्कुल शांत हो गए हैं क्योंकि उनको बता दिया गया है, अब उनको समझ आ गई है कि अगर भारत ने डीजल देना बंद कर दिया, वही हाल इनका होगा जो इस समय जिहादिस्तान का हो रहा है, जहां पे तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, गाड़ियां सड़क पे आ गई हैं, स्कूल बंद कर दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम वादा अपना निभा रहे हैं, जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश की इस समय सरकार है, वो जो जिहादियों के इन्फ्लुएंस से अब अलग हो रहे हैं, उनको समझ आ गई है कि अगर हमें ऊर्जा की जो हमारी सिचुएशन है उसको सुधारना है, केवल भारत हमारी मदद कर सकता है, जिहादिस्तान नहीं कर सकता, जो कटोरा लेके सारी दुनिया में पैसे मांगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है एनर्जी खरीदने के लिए। दर्शकों, दुनिया भर में हालात मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन अब भारत में क्या हो रहा है ये आपको बताता हूं। और भारत में दर्शकों, जैसे युद्ध के साइड इफेक्ट आपने दुनिया में देख लिए, भारत में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। लोगों को खबर यह मिली कि एलपीजी सिलेंडर खत्म हो सकता है, ऐसी अफवाह फैल गई दर्शक। लेकिन उसके बाद देखिए जरा, देश में कई जगह पर लंबी लंबी कतारें लग गई। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में आप देखिए, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हो, लोग गैस खरीदने के लिए पहुंच गए और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। अब दर्शकों, आपको बताता हूं, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, वहां पर बाकायदा लाइन देखी गई और गैस को लेकर वहां भी इसी तरह की खबरें लोगों तक पहुंच रही हैं। अब आ जाइए दर्शकों, एक और तस्वीर दिखाता हूं मध्य प्रदेश की। देखिए आप, यहां पर भी गैस एजेंसी है जहां पर लोग गैस के लिए लंबी लंबी कतार लगा रहे हैं। अब दर्शकों, एक और तस्वीर दिखाता हूं राजस्थान की। ये पूरे देश भर की तस्वीर दिखा रहा हूं, अलग अलग राज्य की, जहां पर गैस के लिए इस तरह की लाइन लगी हुई है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए,
क्या वाकई भारत में ऐसी स्थितियां हैं? क्या वाकई भारत में लोगों को गैस के लिए लाइन लगानी चाहिए, या लोग इतना टेंशन में क्यों हैं? इसकी हर एक जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर ये वाकई में हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट युद्ध का आज 11वां दिन है। युद्ध कब तक चलेगा, दुनिया भर में सस्पेंस है। युद्ध के बढ़ते दायरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा हालात के मद्देनजर भारत ने कमर कस ली। सरकार ने घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन कमर्शियल गैस की सप्लाई में कटौती से लोग परेशान हो गए। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनना शुरू हो जाएगी। वो जो माहौल है वो अनसर्टेनिटी का है। हाल जो हमारे को दिख रहा है कि थोड़ा सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है, काफी सीरियस। यही वजह है कि घरेलू गैस उपभोक्ता भी चिंतित होने लगे हैं, ये जानते हुए भी कि भारत में फिलहाल घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। सरकार की माने तो आगे भी किल्लत नहीं होगी, क्योंकि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर लोगों में अचानक घबराहट क्यों बढ़ गई? लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतार क्यों लगाने लगे? दरअसल सियासी दलों की बयानबाजी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ये अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। में जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, दुनिया भर में इस बात की चर्चा की जा रही है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, आइए जरा इसकी जानकारी आपको देते हैं। मिडिल ईस्ट जंग से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। आपकी भी बढ़ गई होगी दर्शकों। 11 दिन बाद भी युद्ध थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे, और ऐसे में दुनिया भर में इस युद्ध का असर भी दिखने लगा है। युद्ध के ताजा हालात ने भारत के लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है, आप लोगों की दर्शकों, क्योंकि कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत है, जो मैंने आपको दिखाया। हालांकि भारत ने ना तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है, भारत में घरेलू और कमर्शियल गैस पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, और सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं दर्शकों। लेकिन सियासी बयानबाजी लोगों में पैनिक बढ़ा रही है, अफवाहें फैल रही हैं। यही वजह है कि कई शहरों में घरेलू एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह यही हाल है। यूपी में लगभग 4 करोड़ 26 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन है, और प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 6 लाख सिलेंडर की खपत होती है, और एलपीजी का स्टॉक पूरा है, लेकिन बयानबाजी से लोगों में चिंता है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। यही हाल दूसरे राज्यों का है दर्शकों। भारत में 25 दिन का स्टॉक मौजूद है, और गैस कंपनियां भी ग्राहकों को मैसेज भेजकर एलपीजी की किल्लत से मना कर रही हैं। सरकार अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो के इंतजाम भी कर रही है। रूस, अल्जीरिया से भी अतिरिक्त कच्चा तेल आने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश भी एक्टिव हो गए। G7 देश इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई पर विचार कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। और भारत में एलपीजी की कुल खपत 33.15 मिलियन मीट्रिक टन है दर्शकों। इसमें मिडिल ईस्ट से करीब 85% एलपीजी का आयात होता है। एलपीजी में भारत में एलपीजी उपभोक्ता की संख्या 33.2 करोड़ है, और इसीलिए दर्शकों देश भर में क्या हालात बने हुए हैं, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की रिपोर्ट दिखाते हैं मुंबई से। गैस एजेंसी पे हूँ, और यहाँ पर नॉर्मल स्थिति है। जो घरेलू गैस बुकिंग के लिए कॉल आ रहे हैं ग्राहक के, उसको पूरा तरह से अटेंड किया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि आपको जो है गैस 25 दिनों बाद मिलेगा। जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से मुंबई के जितने भी गैस एजेंसी हैं वो पालन कर रही है और लोगों को सप्लाई कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो एजेंसी के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। क्या किस तरह से स्थिति है फिलहाल अभी? सर, कुछ पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने लोड भी बराबर दे रहे हैं। 14 kg का जो है डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर जो है, सिर्फ प्रॉब्लम है कमर्शियल सिलेंडर्स में, जो सरकार अपनी जगह पे बहुत सही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है, वॉर की सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये सिचुएशन में जो घरेलू सिलेंडर है उनको देना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस के लिए कमर्शियल यूज़ करते हैं सिलेंडर्स, वो तो चलो बाद में भी दे सकते हैं। प्रायोरिटी दी है सरकार ने घरेलू सिलेंडर्स को। लेकिन दर्शकों आपको बताएं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। अब कमर्शियल की बात करता हूं, क्योंकि इसकी भी चर्चा देश भर में हो रही है और इसके लिए भी पूरी तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाइए, जरा मूव कीजिए। कमर्शियल को लेकर भी सरकार की पूरी तैयारी है और इसके उत्पादन पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, क्योंकि देश भर में कमर्शियल जो एलपीजी है और पूरी तरह से उसको लेकर अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर उसे लेकर देश में क्या हालात इस समय हैं। आइए जरा आपको दिखा दें। ये आप देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है और सरकार ने घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं की। सुन लीजिए, कमर्शियल गैस की सप्लाई पर अघोषित रोक लगा दी गई है। जैसे ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गैस सप्लाई को कम कर दिया गया है। सरकार ने तेल कंपनियों के घटते स्टॉक से निपटने के लिए यह रास्ता चुना है। ताजा हालात को देखते हुए सरकार के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। सरकार ने इस फैसले का कई राज्यों में असर भी दिख रहा है। मुंबई, पुणे में कमर्शियल गैस की कटौती की गई है। नागपुर में भी लिमिटेड सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट पर असर पड़ा है। खबर है कि करीब 20% होटल, रेस्टोरेंट पर इसका असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में करीब 9000 रेस्टोरेंट पर भी बंद होने का खतरा है। आशंका है कि 2 दिनों में 50% रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में युद्ध से जो हालात बने उसका असर दिख रहा है। आपको जानकारी दे दें, कमर्शियल बुकिंग के 4-5 दिन बाद डिलीवरी मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लखनऊ, कानपुर, बनारस जैसे शहरों पर असर है। कब तक सप्लाई जारी रहेगी इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश में एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं और कीमत बढ़ने के बावजूद दावा यह किया गया कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। शादी का सीजन होने की वजह से भी चिंताएं थोड़ी सी ज्यादा हैं। राजधानी भोपाल में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े रेस्टोरेंट हैं और राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कुछ ऐसे ही हालात का दावा किया जा रहा है। बेंगलुरु जैसे शहर में युवा आईटी प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं और इनमें से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट पर निर्भर होते हैं। शादी का सीजन होने की वजह से परेशानी बढ़ी है दर्शकों। ये मैंने आपको बताया। पर्यटन का मौसम और सैलानियों को भी दिक्कत हो सकती है। जयपुर और बेंगलुरु में 50,000 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, दावा यह किया जा रहा है कि ऐसी दिक्कतें होंगी, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। दिखाते हैं। जो ग्राहक हैं इनके, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी क्वेरी को लेकर के। कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं एजेंसी के। मैं इनसे जानना ही चाहूँगा कि भाई साहब ये बताइए, सब कुछ सामान्य चल रहा है? हाँ, सामान चल रहा है। कोई दिक्कत या लोग कुछ ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि डेट वाइज लग रही है गैस और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेंडर ले लें एक बार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है? नहीं, डर का कोई माहौल नहीं। जैसे गाड़ियाँ आती जा रही हैं प्रॉपर वे में, जिसकी बुकिंग पहले गैस हम लोग देते जा रहे हैं। हम लोग 6-7 तारीख गैस लगवा रहे हैं। जैसे गैस मिलती जा रही है, गैस लगवाते जा रहे हैं। पैनिक आईओसी से बात किया, उनके हेड से बात किया, यहाँ जो गैस सप्लायर है उनसे ही बात की, तो उनके ऊपर सरकार तरफ से ये कॉमर्शियल सिलेंडर का बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है सप्लाई करने का। तो आज कॉमर्शियल सिलेंडर कल रात से मिल नहीं रहे, तो जिसका असर आज रात से और कल से मतलब आपको दिखने को मिलेगा कि ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद होना शुरू हो जाएगी। वो जो माहौल है वो अनसर्टेनिटी का है, जिसको हम कहते हैं कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे इंडस्ट्री में 2 तरह से सप्लाईज आती है। एक पीएनजी आती है, पाइप नेचुरल गैस, एक गैस एलपीजी आती है। जो पाइप वाली लाइन में तो अभी इतना असर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे सिलेंडर्स हैं वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। आज ही सवेरे हमारे एक मेंबर हैं, उनकी पार्टी बुक की हुई है, वो कह रहे मैंने उनसे एडवांस भी लिया हुआ है, तो हम क्या करें? तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हाल जो हमारे को दिख रहा है कि थोड़ा सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी सीरियस। और देखिए 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स जो हिंदुस्तान में हैं वो एलपीजी ही यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और अगर वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। कल बेंगलोर में भी बड़ा इशू आया था। इस वक्त ये पता चल रहा है कि कई जगहों पे तो ये भी बोल दिया गया है कि शायद जो आपकी कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनका जो सप्लाई है वही रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। सो वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट ये जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो समस्या है। आपने बिल्कुल सही कहा है। 20% होटल्स हमारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर, और यही परिस्थिति आगे चलता रहेगा तो कम से कम 50 से 60% होटल्स 2 से 3 दिन में बंद होने का पूरी संभावना है। लेकिन दर्शकों, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, सरकार की पूरी तैयारी है, चिंता की कोई बात नहीं है। आइए आपको बताते हैं, सरकार इसे लेकर सतर्क हो गई है। ये देखिए, सबसे पहले
देश में फिलहाल एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। सुन लीजिए, एलपीजी सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क है। घरेलू एलपीजी सप्लाई को लेकर अलर्ट मोड में है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक रखे गए हैं। सरकार की यह कमेटी एलपीजी सप्लाई की समीक्षा करेगी। इसके अलावा कई और कदम भी उठाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, एलपीजी का उत्पादन बढ़ेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। अस्पतालों को भी प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षणिक संस्थानों को भी प्राथमिकता दी जा रही है और 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम भी लागू कर दिया गया है। मतलब दूसरा एलपीजी सिलेंडर 25 दिन बाद बुक हो जाएगा। जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा रहा है। सिलेंडर स्टॉक करने वालों पर भी एक्शन होगा। इसलिए दर्शकों, सावधान आपको रहना है इन लोगों से, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां देश भर में बनाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लोगों की साजिश, अफवाहें फैलाएं और फिर स्थितियों को बिगाड़ें। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर घर में, रेस्टोरेंट में क्या तैयारी है। सरकार ने इमरजेंसी प्लान को लागू कर दिया है। सुन लीजिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया है, जिसका मतलब है कि अब 4 कैटेगरी में एलपीजी गैस बांटी जाएगी। पहली, रसोई के लिए गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। दर्शकों, चिंता की कोई बात नहीं है। इस कैटेगरी में सप्लाई पूरी तरह से जारी रहेगी। गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी भी आपको मिलती रहेगी। खाद की फैक्ट्री को भी गैस मिलती रहेगी दर्शकों, दूसरी कैटेगरी, लेकिन उन्हें 70% गैस की सप्लाई होगी। और जब वो साबित करेंगे कि खाद उत्पादन करना है, तभी दी जाएगी। उसके बाद आती है दर्शकों, चाय की फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे बड़े उद्योगों को भी गैस सप्लाई होगी, लेकिन उन्हें केवल 80% गैस की सप्लाई होगी। फिर आते नंबर होटल रेस्टोरेंट के मालिक, जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, उनके लिए जानकारी दे रहा हूं। शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े फैक्ट्रियों को मिलती रहेगी, लेकिन उन्हें पुरानी खपत के हिसाब से 80% गैस दी जाएगी। और इमरजेंसी प्लान भारत सरकार का आपको बता रहा हूं। देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था। इसके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। इसके जरिए सरकार खाद्य पदार्थों की सप्लाई सुचारू रखती है और ईंधन, दवाई जैसी जरूरी चीजों की कीमतों को कंट्रोल करती है, ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो। आसान भाषा में इस कानून को जमाखोरी रोकने वाला कानून कहते हैं दर्शकों, और सरकार ने इसे लागू कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, अब वो सावधान हो जाएं। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनवाता हूं। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। भरम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित है। कि ये एलपीजी गैस जो है, अभी जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि वह हमारी जो नियमितता है वो उसमें रिकॉर्ड ना पैदा हो, लोगों को तकलीफ ना हो। तो इसीलिए मतलब भारत सरकार की तरफ से हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ध्यान दे रही है। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो बढ़ेगा। हम तो बिशप गुरु बनने वाले थे, हम बिशप शिष्य कैसे बन गए? बिशप गुरु बन रहे थे, बिशप चेले बन गए। तो मोदी जी देश को बेच रहे हैं। और ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आए थे, बाद में 200 साल राज करके गए हैं। उनका तो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने पहले नहीं बताया कि जो जंग है वो इतने दिन चलेगी, अपने लिए जो जरूरी वस्तुएं उनको भंडार करके रख लो। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। कंसर्न तो है, इतना बड़ा वॉर चल रहा है तो स्वाभाविक कंसर्न है। और कमेटी बनाई है और इमीडिएट कोई
क्राइसिस नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से आया है, मंत्री जी जो बोल रहे हैं। तो कम से कम पहले से ही प्लान करके ये चीजों को करना, तो कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कमेटी बनी है तो मुझे लगता है कि सरकार कंसर्न है, सारी चीजों को नजर रख रही है। दर्शकों, वाकई सरकार इस मामले में फैसले भी ले रही है, काम भी कर रही है, लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो सावधान हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकट या परिणाम के डर के चलते हमें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को धर्म और न्याय के लिए निडर होकर लड़ने की प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असफलता और सफलता दोनों स्थितियों में समान भाव रखते हुए आपको कर्म करना चाहिए। कर्म करना ही सच्चा योग है और कर्म करते रहिए। दर्शकों, अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हूं। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।